आइए बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने पोषण और परिसंचरण तंत्र के बारे में जाना था। आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानें कि उत्सर्जन क्या है। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा अनावश्यक, यानी जो हमारे शरीर में आवश्यक नहीं है, एवं हानिकारक पदार्थों को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। वही क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब हमें उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें इन आवश्यक और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो देखिए बच्चों, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हैं जो होती रहती हैं, जिसमें श्वसन है, पोषण है, पाचन है, बहुत सारी हैं। इसके साथ ही साथ प्रोटीन संश्लेषण है, ये सब चीज़ें। तो उन क्रियाओं में क्या होता है, 2-3 कार्य ऐसे होते हैं। जैसे पाचन होता है, तो पाचन में पाचन होने के बाद कुछ अपचित खाद्य पदार्थ बच जाते हैं जो आंत में रुके रहते हैं। अगर ऐसी चीज़ों को हम बाहर ना निकालें तो हमें कब्ज की बीमारी हो जाएगी। तो हम ऐसे अपचित खाद्य पदार्थों को मल के रूप में बाहर निकालते हैं, यानी उसे उत्सर्जित करते हैं। और क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए हमें इसका उत्सर्जन करना पड़ता है। ये हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उससे कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ मुक्त होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, इसी तरीके के और भी विषैले पदार्थ हैं। ठीक है। दूसरा है, जैसे अगर हम प्रोटीन युक्त भोजन ले रहे हैं तो प्रोटीन युक्त भोजन जब पच जाता है तो उससे अमीनो अम्ल बनता है। थोड़ी मात्रा में अमीनो अम्ल तो हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन जब ये बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो हमारा यकृत क्या करता है, इसको यूरिया में बदलता है। अब जब ये यूरिया के रूप में हो जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि अधिक यूरिया से यूरेमिया नामक गंभीर रोग हो जाता है। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि यह एक विषैला पदार्थ हो गया, तो इससे बचने के लिए हमें इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। ठीक है। अब आप समझ गए हैं कि उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब क्योंकि मानव शरीर में बने हुए जो ये नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक पदार्थ हैं, ये रक्त में पहुंचते रहते हैं। ठीक है। अतः रक्त को छानना भी आवश्यक हो जाता है, और यही छानने का काम हमारे शरीर में कौन करता है, वृक्क करता है। ठीक है। यानी वृक्क एक छन्नी का कार्य करने लगता है। अर्थात वृक्क क्या है, हमारे शरीर में छन्नी है। ठीक है। ये वृक्क हमारे शरीर में एक जोड़ी पाई जाती हैं, और इनका आकार सेम के बीज के समान होता है। बाहर से ये उभरा हुआ होता है और अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ये हमारे शरीर में कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं, और ये छन्नी का कार्य करता है। यहाँ रक्त धमनियों द्वारा आता है, और छन्नी के बाद जो रक्त शुद्ध हो जाता है, छन जाता है, वो शिराओं के द्वारा फिर चला जाता है। आइए हम वृक्क के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लें, और वृक्क के साथ साथ उत्सर्जन की क्रिया को भी समझें और उत्सर्जन तंत्र को भी समझें। जैसा कि हमने बताया कि वृक्क जो है एक जोड़ी में होती है हमारे शरीर में, ये देखिए, और ये रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड होते हैं। ये सेम के बीज के आकार के होते हैं, ऊपर से उभरे हुए और अंदर धंसे हुए। ठीक है। इसमें अंदर बहुत सारी नसों की जालिका होती है, और वही नसें छन्नी का कार्य करती हैं। ठीक है। तो रक्त जो है ये वृक्क में आता है, तब रक्त में कुछ उपयोगी पदार्थ भी होते हैं और अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। उपयोगी में जैसे ग्लूकोज है, लवण है, विटामिन है, अमीनो अम्ल है, ये सभी चीज़ें होती हैं। और ये अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। ये छन्ने के बाद जो उपयोगी पदार्थ हैं, ये तो फिर से रक्त द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और ये शरीर में अवशोषण होता रहता है कोशिकाओं में। ठीक है। लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो घुली हुई यूरिया, ये मूत्र के रूप में मूत्र वाहिनियों से मूत्राशय में जाता है,
और जाकर एकत्रित होता रहता है और बाद में मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब देखिए इस चित्र के अनुसार समझिए कि धमनियों से जो रक्त है वो हमारे वृक्क में पहुंचा। ठीक है, वृक्क में अंदर बहुत सारी नसें हैं, कुपिकाएं हैं, जिनसे ये छन्ना जैसे ये काम कर लिया और छान कर रक्त को, शुद्ध रक्त को शिराओं से भेज दिया और जो अशुद्धियां हैं उसकी वो मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्राशय में और मूत्राशय के बाद ये मूत्र मार्ग के द्वारा हम समय समय पर इसका विसर्जन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर का उत्सर्जन तंत्र है। इसमें वृक्क और मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इनका काम हुआ, ये उत्सर्जन तंत्र है। बच्चों कभी कभी आप सोचते भी होंगे कि गर्मी के मौसम में मूत्र विसर्जन कम होता है लेकिन जाड़े में बहुत अधिक। तो जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों में हम पसीना के रूप में इन अपशिष्ट पदार्थों को बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकाल देते हैं, यानी कि हमारे शरीर से पसीने के रूप में बाहर हो जाता है, तो मूत्र के रूप में ये कम मात्रा में निकलता है। जबकि जाड़े में हमें पसीना नहीं होता है तो ये सारे अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के ही रूप में बाहर निकलते हैं। तो आपने उत्सर्जन की क्रिया देखी, उत्सर्जन तंत्र को जाना। तो मनुष्य में जो है वृक्क सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है और इसके अतिरिक्त फेफड़े से कैसे बच्चों? क्योंकि हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उस समय हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसको ये फेफड़े बाहर निकालते हैं। ठीक है, यकृत यानी कि लीवर का क्या काम पड़ता है उत्सर्जन की क्रिया में? जो हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है अमीनो अम्ल के रूप में जब वो बनता है और अधिक अमीनो अम्ल हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो उसे ये यकृत जो है यूरिया में बदल देता है और फिर उस यूरिया जो है रक्त के सहारे वृक्क में आकर छनकर मूत्र के रूप में बाहर आता है। फिर बड़ी आंत यानी मल के त्याग के लिए बड़ी आंत उत्सर्जन का कार्य करने में सहायता करती है। तो बच्चों क्या मनुष्य के अलावा अन्य जंतुओं में उत्सर्जन का काम होता है? बिल्कुल होता है, चाहे वो एक कोशिक जीव हो या कोई बहुत ही निम्न कोटि के बहुकोशिक जीव हो या बहुत उच्च कोटि के बहुकोशिक जीव हों। उत्सर्जन का काम सभी में बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहरीले पदार्थ शरीर में रोके नहीं जा सकते। ठीक है, तो एक कोशिक जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम और जो निम्न कोटि के बहुकोशिक जीव हैं जैसे स्पंज, हाइड्रा, ये सब चीज़ें, तो इनमें क्या होता है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका का बाहरी हिस्सा जो है वो जलीय वातावरण से सीधे संपर्क में रहता है और इन जीवों में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है। ये जल में हानिकारक और अनावश्यक पदार्थों को निकालते ही रहते हैं उन कोशिकाओं के माध्यम से। आइए कुछ हम छोटे जीवों के बारे में देखें कि उनमें कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं और उनमें कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे चपटे कृमि में क्या होता है? आदिवृक्क, केंचुआ में उत्सर्गिका और कीटों में मैलपीघी नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन का काम होता है। अब कुछ जंतुओं में मनुष्य के साथ साथ हम उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। सभी स्तनियों में या मनुष्य में यूरिया होता है उत्सर्जी पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा और जो भी अलवणीय यानी मीठे जल की मछलियाँ होती हैं उनमें अमोनिया होता है। ठीक है, सीपी और घोंघा में अमीनो अम्ल होता है। पक्षियों और सरीसृप यानी जैसे सांप की तरह रेंगने वाले जंतुओं में ये यूरिक अम्ल होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम कुछ पौधों में उत्सर्जन के बारे में जान लें, क्योंकि पौधों में भी जंतुओं की तरह सभी क्रियाएं होती हैं। जैसे आप श्वसन, पोषण, प्रोटीन संश्लेषण ये सब देखें तो ये सभी क्रियाएं होती ही रहती हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप है इनमें भी अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं, परंतु पौधों में इसके लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। अतः ये उत्सर्जी पदार्थ को विभिन्न तरीकों से बाहर निकालते हैं। जैसे आप देखिए महुआ, पीपल, बरगद,
कनेर, आक और मदार हैं। इसमें देखिए आप ध्यान से, तो इनके या तो तने या पत्तियां जो भी आप तोड़िए वहीं से ये दूध के रूप में इसमें निकलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। तो ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इसको लेटेक्स भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आप बड़े वृक्षों में जैसे बबूल, आम, नीम, हींके, इन सभी में आप तनों पर देखते होंगे गोल गोल गांठ की तरह। ठीक है। ये गोंद के रूप में होते हैं और इनको रेजिन्स कहते हैं। अब है कत्था। कत्था में छाल में पाया जाता है जो टैनिन होता है। ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ चीड़ के पेड़ में तने से निकलता है और वो तारपीन के तेल के रूप में निकलता है। अब आइए आप देखिए टमाटर, अरबी और नेस्टेरियम या मकोए, इनमें पत्ती के द्वारा होता है। और इन पर आप कैसे देखेंगे पत्ती के द्वारा क्या होता है, ये जल की बूंदों के रूप में होता है इसमें, जिसको हम बिंदु स्राव भी कहते हैं। ये ज़्यादातर रात में जल की बूंदें बनाकर और पत्तियों के किनारे गोल गोल मोती की तरह बने होते हैं। इनको बिंदु स्राव कहते हैं। हमें लगता है कि ये ओश की बूंदें हैं, लेकिन ओश की नहीं होती हैं, ये इनकी जो है उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। सभी पौधों में पत्तियों के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि उनके श्वसन क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो पत्तियों में रंध्रों के द्वारा बाहर होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने जीवों में और पेड़ पौधों में उत्सर्जन के बारे में जाना। आशा है आपको समझ आया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ पहुँचे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, लाइक भी करते रहें और शेयर भी करें। थैंक यू।